नेशंस पॉलिटिकली तो फ्री हो गए लेकिन जियोपॉलिटिकली नहीं। यानी कि कितने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट आज आप देखते हैं उनके रूट्स या तो आप कॉलोनियल पास्ट में देखेंगे या उनका जो प्रेजेंट है उसमें भी आप वेस्टर्न पावर्स को इन्वॉल्व देखेंगे। ऐसा है क्यों? क्या एशिया वाकई जियोपॉलिटिकली भी फ्री हो सकता है? यानी कि अपनी ऑटोनॉमी उसके पास हो, अपना इकोनॉमिक फ्यूचर वो खुद डिसाइड करे, एशिया एक जोन ऑफ पीस एंड जोन ऑफ प्रोस्पेरिटी बने। क्या ऐसा पॉसिबल है? शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर एशिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है ना। देखिए ये वाला पार्ट वेस्ट एशिया कहलाता है, जिसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। ये सेंट्रल एशिया है, ये वाला पार्ट ईस्टर्न एशिया है, चाइना भी है और जापान, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये पार्ट साउथ एशिया है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट एशिया है। यूरोपियन यूनियन कैसे एक जोन ऑफ पीस बन गया? क्या वहां डाइवर्सिटी नहीं थी? दोनों वर्ल्ड वॉर कहां हुए? यूरोप से शुरू हुए, लेकिन फिर वो यूरोपियन यूनियन बन गया। तो क्या ऐसा कुछ अफ्रीकन यूनियन भी पॉसिबल है कहीं नियर फ्यूचर में? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, क्या है ऐसा? तो चलो इस वीडियो में एक बार समझते हैं, ओपन करते हैं। यूरोपियन यूनियन एक टाइम पर जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? इतनी बर्बादी का मंजर देखकर उन्होंने सोचा अब हमें रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट के लिए क्लोज रिलेशंस रखने पड़ेंगे, इकोनॉमिकली क्लोज, पॉलिटिकली नहीं। तो ऐसे में सम नेशंस केम टुगेदर, चलो ऐसा करते हैं, कोल एंड स्टील दे आर लाइक बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चलो उसके बेसिस पे एक ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन बाद में यही ग्रुप आगे बढ़ते बढ़ते चलो अब और एरियाज में भी इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर ये बढ़कर यूरोपियन यूनियन बन जाता है। तो एक टाइम पर जहां फ्रेंच एंड जर्मन नेशनैलिटीज एक दूसरे के दुश्मन होते थे, देन नाउ दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग टुगेदर इन यूरोपियन पार्लियामेंट, तो वो फिर साथ आ गए। इसको हम कहते हैं न्यू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये पीएसआर ऑप्शनल में आप पढ़ते हैं। आसान भाषाएं बताए तो देखो, फायदा अगर जुड़ने में है तो जोड़ा जाएगा वो रीजन, लेकिन अगर फायदा वॉर कराने में है, किसको? किसी बाहरी ताकत को, या अभी जो पावर है उनको ऐसा लग रहा है, तो वॉर होते रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन हिस्ट्री ऑफ वॉर, राइट? तो एक तो इनको इकोनॉमिक रीजन से आपस में जुड़े। एक आइडिया है कि अगर आप दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरा आप पर ज्यादा निर्भर है, तो मुझे बताइए उसके साथ आप फाइट करेंगे क्या? मुझे लगता है कि कम चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है इसको नाराज कर दिया तो दिक्कत में आ जाएंगे। लेकिन इसी को हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अगर डेवलप हो जाए किसी रीजन में, यार ये अगर फेल हुआ तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, तो आप उसको भी फेल नहीं होने देंगे। फिर दूसरा कवर आता है सिक्योरिटी। वो काम नेटो ने कर दिया। नेटो ने कहा अरे तुम रीडेवलपमेंट पर फोकस करो, रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करो, तुम सिक्योरिटी पर फोकस मत करो। सिक्योरिटी में तो हम अपने वेपन्स को पूल कर देंगे ना, मतलब हमारी गन आपकी गन एक साथ आ जाएगी, 2 गन बन जाएंगी, तो आपको दो गन आपको अकेले क्यों लेने की जरूरत है? तो उनका सिक्योरिटी में पैसा बचेगा। तो ऐसे में एक शेयर्ड सिक्योरिटी कम्युनिटी वाली भावना आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि वो भावना है कि वी अगेंस्ट देम, बाहर से खतरा हुआ तो हम सब एक हैं। ये रीजन है। अच्छा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अगर आप कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको देखो, भाई यहां कैसे स्टेबिलिटी आ रखी है? उसका रीजन है एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक तरफ इनके अटलांटिक पड़ता है, दूसरी तरफ पैसिफिक। अटलांटिक लगभग 3000 मील का इनको एक स्पेस मिल जाता है कि भाई एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई कि भाई मेजर जो पावर्स थे जो दुनिया को चला रहे थे, जिन्होंने जगह जगह कॉलोनीज बनाई थी, कहां थे वो? काउंट कीजिए ना, ब्रिटेन कहां है? यूरोप में, फ्रांस यूरोप, पोर्चुगल यूरोप, स्पेनिश यूरोप। तो यानी कि जो ग्रेट पावर्स थे वो तो यूरोप में बैठे थे। और अगर यूएसए इंडिपेंडेंट हो चुका था और वो चाहता था कि यार यूरोप तुम हमारे अंदर अब दखल मत करना, तो आपको नहीं लगता कि ये ज्योग्राफी उसको फेवर कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। आप पैसिफिक की साइड देखेंगे यहां पर तो 6000 मील का आपको एक गैप मिल रहा है। वहां पर अगर रशियन एम्पायर एक थ्रेट था तो 6000 मील, इट्स अ यू कैन से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको मिल गया है। आप अदर नेशंस को फ्रंटियर की तरह यूज कर सकते हो, जो यूएसए ने काफी समय तक किया भी, राइट? तो भाई दोनों साइड से तो आप बच गए। अब ऊपर और नीचे देखो, ऊपर आपके कनाडा और नीचे मैक्सिको। अब यूएसए ने फोकस किया था अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इवन वर्ल्ड वॉर में
जो कंपोनेंट्स की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी, यूएस इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाज एक्चुअली गेटिंग ह्यूज एडवांटेज आउट ऑफ इट, यानी उनको तो फायदा हो रहा था, हथियार बनाकर दे दो उनको, चलो भाई तुम लड़ो। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करा, अब न्यूक्लियर पावर पे फोकस करा। तो ऐसे में इन्होंने अब एश्योरिटी दे दी कनाडा को, मैक्सिको को, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहां पर, वी आर गोइंग टू गिव यू न्यूक्लियर कवर। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड डिटरेंस। अगर दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा तुम ले लो, प्लस तुम दूसरे के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बनकर निकलो, तो आपको ऊपर और नीचे की साइड आपको एक स्टेबल बॉर्डर मिल जाएगा। तो वो बॉर्डर्स यहां पर मिल गए। फिर अब कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि देखो पीस का एक और कारण भी है, अमेरिका वाले रीजन में भी और यूरोप वाले रीजन में भी, वो है डेमोक्रेसी। उनका थियरी है डेमोक्रेटिक पीस थियरी, जहां पर रियल डेमोक्रेसीज होती हैं। रियल डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं नाम के लिए केवल इलेक्शन करा लिया। रियल डेमोक्रेसी का मतलब जहां पर जनता सवाल पूछती है रूलर से, तो वहां पर इट इज लेस लाइकली कि वो वॉर पर जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक पीस थियरी कहती है। तो देखो यूरोप में, यूएसए में, कनाडा में डेमोक्रेसी, और पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो जैसे मिडिवल एज में कोई राजा वॉर पर चला जाता था अपनी पर्सनल एम्बिशन में, ग्रेटनेस के लिए, अब नहीं जा सकते, पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन। ये एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी से अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, लोग सवाल करेंगे, हमारे ऊपर दिक्कत आ रही है, चलो फोर्सेस को वापस बुलाओ अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बड़ी गलत थियरी लग रही है डेमोक्रेटिक पीस थियरी। सबसे ज्यादा जो वॉर दुनिया में फैलाए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो तो यूएसए ने फैलाए हैं सर, और वो तो सर दुनिया की सबसे मॉडर्न टाइम की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो सर ये तो थ्योरी गलत हो गई। ऐसा नहीं है। थ्योरी क्या कह रही है? वो कह रही है जो ट्रू डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच में वॉर नहीं होगा। यहां पर यूएसए कहता है मैं तो एक्चुअली जो कर रहा हूं ना इंटरवेंशन, चाहे इराक में किया, चाहे दुनिया के अलग अलग कोनों में किया, या वेस्टर्न पार्ट्स ने अफ्रीका में किया, ये तो हम डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहे हैं ना। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी को हटाना था, वहां सद्दाम हुसैन को हटाना था, जिससे डेमोक्रेसी आए, जिससे अल्टीमेटली पीस आए। तो हथियार का इस्तेमाल करके पीस लाया गया है। दैट्स दी एक्चुअली यू कैन से जस्टिफिकेशन दे आर यूजिंग। तो भाई रेजीम चेंज का एक टूल भी बन गई फिर ये डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। तो अपने आप तो सिक्योर रहे, अपने आप उन्होंने उन वॉर से फायदा भी उठाया। जैसे कि ऑयल की बात करें इराक की, हु इज कंट्रोलिंग, मेजर यूएस कंपनीज आर कंट्रोलिंग, जैसे हैलिबर्टन, उसके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाज एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डिक चेनी, जिनके टाइम पर पॉलिसी तैयार हो रही थी कि सद्दाम हुसैन इज अ थ्रेट टू यूएसए। कनेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, एशिया इज द वर्ल्ड्स न्यू वॉर जोन। अब एशिया में क्या क्या चल रहा है? साउथ एशिया की बात करें, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र आएगा। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वही कॉन्फ्लिक्ट में है विद द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। जैसे आसिम मुनीर क्या स्टेटमेंट दी थी उन्होंने पहलगाम अटैक से पहले? एक्चुअली पाकिस्तान इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो मतलब वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड और आइडेंटिटी का हैंगओवर आज तक उतार नहीं पाए हैं, जो 1947 में जिन्ना के एफर्ट के बाद वहां क्रिएट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान फेल्ड एज अ नेशन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फ्रंट, टेरिटोरियल फ्रंट पे भी, क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान आजाद हो गया। उसने कहा भाई मुस्लिम नहीं, बंगाली आइडेंटिटी, इसके बेसिस पर बनेगा बांग्लादेश, बन गया। तो पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है, और जब कोई गरीब देश में अगर अमीर मिलिट्री आप स्टैब्लिश कर दो, तो उस अमीर मिलिट्री को लगातार उस जनता से पैसा खींचने के लिए एक थ्रेट दिखाना पड़ता है। सो दैट थ्रेट फॉर पाकिस्तान इज इंडिया, राइट? तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, यहां पर अभी नियर फ्यूचर में तो कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा, राइट? तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट अभी चलता रहेगा ऐसा लग रहा है। प्लस इसमें असिमेट्रिक वॉरफेयर आ गया है। कारण 1948, 65, 1999, 1971 इतने वॉर जो हमने देखे, तो पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि भाई असिमेट्री है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मिलिट्री माइट इज वे हायर देन पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी एग्जिस्टेंस बनाकर कैसे रखे? तो ऐसे में फिर यूज किए गए टूल्स असिमेट्रिक वॉरफेयर के, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, आसान भाषा में आतंकवादी, यानी कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन सबको क्रिएट किया।
तो अब इन सब को क्रिएट करा, तो अब प्रॉब्लम खुद पाकिस्तान भी चल रहा है, जैसे टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो कहने का मतलब हुआ कि ये डायनेमिक्स है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के इस वाले बॉर्डर पर आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या मुद्दा है, यहां पर ये दुरंत लाइन। अच्छा अभी बता दूं, अभी तो मैं हाईलाइट आपको दे रहा हूं ऑफ सर्टेन दीज वॉरफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट विच आर इन एशिया जो चल रहे हैं यहां पर। इसके बाद आएंगे हम पर्सपेक्टिव्स पर कि अगर एशिया नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का जोन बनता है ना, तो उसके बाद दुनिया पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम कुछ डेटा लॉजिक से उसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले मैं हाईलाइट दे रहा हूं आपको। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, यहां पर मुद्दा है दुरंत लाइन। चाहे यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इससे पहले, वो भी दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं करती थी एज द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि दुरंत लाइन ब्रिटिशर्स का धोखा था जिससे कि पाश्तून जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया था, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। अब तालिबान आया, तालिबान भी इस लाइन को नहीं मानता। अब इनका लाइन ना मानना ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे फिर खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में रह क्या जाएगा भाई, अगर खैबर पख्तूनवा रीजन चला गया, इधर बलूचिस्तान चला गया, उधर गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया का लिया हुआ है टेम्परेरी, तो बचा क्या, सिंध और पंजाब, ये बच जाएगा पाकिस्तान। तो भाई यहां पर भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाता। चाइना, एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के मिस्टर श्याम सरन, उनकी बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, भारत कैसे दुनिया को देखता है। तो उसमें यह भी बताते हैं कि देखो चाइना कैसे देखता है। चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम की तरह देखता है, उसको साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। तो यानी कि वो एक्सपेंशनिस्ट है, प्लस उसके पास आ गया डेडली कॉम्बिनेशन मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक पावर का, तो वो एक्सपेंड करेगा और पड़ोसियों के साथ पंगा करेगा। चाहे ईस्टर्न फ्रंट पर प्रॉब्लम विद ताइवान एंड जापान, वेस्टर्न फ्रंट पर इंडिया के साथ, और साउथ ईस्ट एशिया में तो आपको पता ही है वो साउथ चाइना सी का इशू। तो कहने का मतलब है एक्सपेंशनिस्ट चाइना, दैट इज वन प्रॉब्लम, कि इस वजह से ये थ्रेट बना रहता है एशिया में, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वॉर हो सकता है। तिब्बत वॉज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऑफ इंडिया टू लेट तिब्बत गो, क्योंकि तिब्बत इतना बड़ा पार्ट, अगर ये तिब्बत आजाद देश बनता तो ऐसे में चाइना का डायरेक्ट बॉर्डर हमारे साथ ना होता, एक बड़े पार्ट का तो मुक्त हो रहा है, यहां पर पूरा का पूरा ये तिब्बत होता। तो ऐसे में दो बड़ी ताकतों का आपस में टकराना वो कम हो जाता, मतलब ना के बराबर हो जाता, क्योंकि अगर दिमाग भी लगाता उसके बाद भी चाइना, वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि चाइना की खुद की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए फॉर द वेस्टर्न रीजन चाइना को चाहिए एक्सेस टू इंडियन ओशन, उसके लिए वो एरिया को कब्जाता है, जैसे G219 हाईवे जिंगजैंग से इस वाले एरिया को कनेक्ट करेंगे तिब्बत को, जो माओ जेडोंग का सपना था, फिर अक्साई चीनों ने कब्जा लिया। तो एक्सपेंशनिस्ट नेचर ऑफ चाइना ये कारण है इस राइवलरी का। और आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी चीजें सुधर जाती हैं, ऐसा नहीं है। चाइना के इंटरेस्ट और इंडिया के इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। अगर चाइना स्ट्रांग बनेगा तो इंडिया के लिए थ्रेट होगा, इंडिया स्ट्रांग बनेगा तो चाइना को काउंटर बैलेंस करेगा। यूएसए की रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रेटेजी में वो इंडिया को यूज करना चाहता है, तो काउंटर बैलेंस चाइना। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि यूएसए की नेशनल स्ट्रेटेजी में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो चाइना को भी पता है ना, तो जाहिर सी बात है थ्रेट वाला रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, इस वजह से राइवलरी। ताइवान, अब ताइवान बना है 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की हिस्ट्री में, मतलब जिसको आज आप चाइना कहते हो, वो उसके पीछे दो फोर्सेस थी जो लड़ रही थी। एक नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, कुमिंटांग पार्टी जिसको लीड कर रहे थे चिंग काई शेक, और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। अब दोनों ने लड़ाई करके जीता कौन, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और जो कुमिंटांग पार्टी थी चिंग काई शेक, उनको पीछे करके सीमित कर दिया फॉर्मोसा आइलैंड पर, जो बन गया ताइवान। लेकिन चाइना कहता रहा भाई तुम यहां हो लेकिन तुम हमारे ही हो। जैसे शी जिनपिंग का स्टेटमेंट था, ताइवान रीयूनिफिकेशन इज इनएविटेबल, मतलब ताइवान चाइना का पूरी तरह इंटीग्रेट होकर पार्ट बनेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस ताइवान में भी कम नहीं था। 1949 में जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उस समय वेस्टर्न पावर्स ताइवान को सपोर्ट करी थी, अरे तुम ही हो असली चाइना। तो ताइवान वो ऐसे ही था, ताइवान आप सर्च करोगे तो लिखा आएगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना ये ना समझ लेना, ये ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता अपने आप को, कहता है ट्रू चाइना हमें, और ये पूरा अपना ही है। बट शी जिनपिंग कहते हैं ये ऐसा बयानबाजी में दोबारा नहीं सुनूंगा, कब्जा लेंगे तुम्हें पूरी तरीके से। ये है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PROC। तो भाई ये भी इनकी हिस्ट्री और इनका
अपोजिट यू कैन से कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, प्लस ताइवान को सपोर्ट करते हैं चाइना के दुश्मन लाइक जापान, लाइक यूएसए, तो अपने आप में ये ईस्ट एशिया की राइवलरी का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। प्लस यहाँ पे सेनकाकू डियायू आइलैंड, इसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है। ताइवान कहता मेरे हैं, जापान कहता मेरे हैं, और चाइना कहता मेरे हैं, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। खैर, अभी हम बात करेंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर का थिएटर ये वाला पार्ट बन गया तो उसके बाद दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है और शी जिनपिंग कह रहे हैं इनएविटेबल है, होना ही है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा भाई? नॉर्थ कोरिया, अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये आइडियोलॉजिकली अपोजिट, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, और ये इमर्ज कहां हुए हैं? कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से। साउथ कोरिया को सपोर्ट किया कैपिटलिस्ट यूएसए ने, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया यूएसआर चाइना जैसे ने, और यहां पर बन गया कम्युनिस्ट रेजिम, यहां पर बन गया कैपिटलिस्ट रेजिम। यहां पर है डीएमजेड यानी कि डीमिलिटराइज जोन, और अभी अगस्त में भी दोबारा स्कर्मिशेस यहां पर हुए। इसका मतलब है यहां पर गोलीबारी इनके बीच में होती रहती है। खैर, नॉर्थ कोरिया जस्टिफाई करता है अपनी हैवी हेडेडनेस को, मतलब कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि टू मच पावर कंसेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, किम जोंग उन, और वेपन्स न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट वो लगातार इसको थ्रेटन करता रहता है साउथ कोरिया को। मतलब साउथ कोरिया एक्चुअली बिकेम अ डेवलप्ड नेशन अंडर द शेडो ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट। तो अगर ये आगे बढ़ता है कॉन्फ्लिक्ट, तो साउथ कोरिया अगर डूबेगा तो भी सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर हब है साउथ कोरिया, हल्के में नहीं लेना। सैमसंग आपको क्या समझ में आता है? अच्छा, मोबाइल ही तो बनाती है सैमसंग। भाई साहब, केवल मोबाइल नहीं बनाती। अगर आप सैमसंग का कंट्रीब्यूशन इन साउथ कोरिया की इकोनॉमी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि अरे सैमसंग यू आर इन डिफेंस सेक्टर एज वेल। मतलब देयर आर सो मेनी सेक्टर्स इन साउथ कोरियाज इकोनॉमी वेयर सैमसंग इज अ की प्लेयर। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी सैमसंग का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड देयर आर अदर कंपनीज एज वेल, किया भी है। अच्छा, किया भी बता दूं आपको डिफेंस में भी इन्वॉल्व है। नाउ कंबोडिया थाईलैंड, सबसे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट आपने ही सुना होगा। कितने लोग आप में से ऐसे थे जो सरप्राइज थे, भाई तुम्हें क्या हुआ? कंबोडिया थाईलैंड आसियान के पार्ट हो आप, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आसियान को तो रोल मॉडल कहा जा रहा था कि देखो पूरे एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सीखो आसियान से, और तुम भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। ये क्या मुद्दा है? अब इनकी हिस्ट्री बता देता हूं। इनका मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं है, इनका ये प्रिया विहार, ये जो टेम्पल है ना, इसका मुद्दा है। ये टेम्पल और इसके आसपास की जमीन का मुद्दा है। सोर्स क्या है इसका? ये जो कंबोडिया वाला एरिया है, एक्चुअली 19th सेंचुरी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री इस एरिया की, तो वहां पर फ्रांस का कंट्रोल होता था। इंडो चाइना में इस रीजन को इंडो चाइना कहते थे, और उस पर फ्रेंच कंट्रोल, हाँ इंडो चाइना कहते थे, इंडिया चाइना नहीं, ये रीजन को, ठीक है, फ्रांस का कंट्रोल था। और थाईलैंड वाले रीजन को हम सियाम कहते थे। 1907 में, 1907 की बात कर रहा हूं मैं, 1907 में एक्चुअली फ्रांस और सियाम के बीच में ट्रीटी हुई, मैप डिसाइड हुआ कि भाई ये प्रिया विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसके आसपास की जमीन ये जो है कंबोडिया की होगी, तो टेम्पल कंबोडिया का होगा, ये डिसाइड हो गया, राइट। 1954 में जो फ्रेंच थे वो यहां से चले गए एरिया से कि भाई संभालो अपना वतन साथियों, हम तो जा रहे हैं, हमारा देश तो उधर है, आजादी ले लो तुम। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो थाईलैंड ने मौका देखकर इस टेरिटरी को कब्जा लिया। तो एक्चुअली ट्रूप्स जो हैं थाईलैंड के, दे एक्चुअली टुक ओवर, क्योंकि बॉर्डर पर है। तो 1954 फिर ये पंगा हो गया। अब 1960s में इनका पंगा हो गया इंटरनेशनलाइज, यानी कि आईसीजे में इनका केस चल रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब क्या कहते हो, आईसीजे का डिसीजन किसके फेवर में आया होगा, क्या लगता है आपको? आईसीजे का डिसीजन आया कंबोडिया के फेवर में कि भाई जो टेम्पल है वो कंबोडिया का है, क्योंकि देखो पहले 1907 में ही ये ट्रीटी के बेसिस पे कंबोडिया का ही ये टेम्पल हो गया, डिसाइड हो गया था, राइट। तो फिर कंबोडिया तुमने कब्जा लिया, अब ये कंबोडिया का होना चाहिए। अब फिर रिसेंट पंगा क्या है, एक्चुअली सन 2008 में कंबोडिया ने यूनेस्को में अप्लाई किया, अरे ये जो टेम्पल है 11th सेंचुरी का है, खमेर एम्पायर का, और इसको तो आप वर्ल्ड हेरिटेज मानिए। यूनेस्को ने कहा हाँ ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इससे थाईलैंड की जो जनता है उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई, उन्होंने इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक इशू बना दिया, उन्होंने अपने लीडर्स पे दबाव बनाया, बताओ तुमने क्या बेवकूफ़ी करी है, ये टेम्पल या आसपास की ज़मीन अगर हमारे पास होती तो आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कहलाती। बस फिर क्या था, पॉलिटिशियंस को मौका चाहिए, उन्होंने वहाँ पे फिर बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे वो ऐसा होता था, पेट्रोलिंग पार्टीज आमने सामने आ गई, गोलीबारी हो गई,
ऐसा चल रहा था। लेकिन इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो नेक्स्ट लेवल हुआ है। यहाँ पर रॉयल जो एयरफोर्स है थाईलैंड की, उसने F-16 निकाल लिए, यहाँ पर इन्होंने हैवी आर्टिलरी कर दी। तो ये अभी तक की इनकी पूरी कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो इस साल हमने देखा। खैर, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जो आसियान की 2025 की समिट है वो मलेशिया में हुई, मलेशिया चेयर कर रहा था, और फाइनली मलेशिया ने इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कराया है। और अच्छा, पंगे का एक कारण ये भी है कि जो इस समय के 1907 के मैप हैं ट्रीटी के, जो ये कहता है हाँ ये है मैप ऑफिशियल और टेम्पल की आसपास की ज़मीन हमारी है, थाईलैंड कहता है कि यू आर एक्चुअली आप जो मैप प्रेजेंट करें दैट आर रॉन्ग मैप। थाईलैंड का कहना है कि अब हमारा जो मेन इशू है ना वो टेम्पल नहीं है, वो टेम्पल के आसपास की जो ज़मीन है ना वो है, वो थाई टेरिटरी है, और कंबोडिया आप उस पर क्लेम कर रहे हो अपने मैप के थ्रू। तो यहां पर कार्टोग्राफिक इशू भी है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन हम कहते हैं जब हम मैप को एक्सटेंड करके किसी टेरिटरी पर क्लेम करते हो। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। साउथ चाइना सी, लगभग 85% एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइना। चाइना कहता है ये तो अपना ही है। यूएन क्लॉज, हम नहीं मानते यूएन क्लॉज, और ये इंटरनेशनल कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहता है कि चाइना आपका जो क्लेम है ये हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये कहता है कि भाई जो आपकी कोस्टल नेशंस हैं उनसे 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो है उस पर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब फिलीपींस का जोन जैसे यहाँ तक बैठता है, लेकिन ये जो येलो लाइन है, चाइना कहता है नहीं नहीं ये पूरा एरिया हमारा है, क्योंकि इस एरिया में है ऑयल एंड गैस, प्लस इस एरिया से होकर जाता है टोटल ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3। सोचो 1/3। और अगर मैं जापान और साउथ कोरिया की बात करूं तो इनके 85% से ज्यादा जो इनके एनर्जी रिजर्व्स है वो भी इस एरिया से होकर जाता है। और सोचो अगर चाइना ऐसे इस पूरे एरिया को क्लेम कर रहा है अपना है, और चाइना को पता है कि इसके दुश्मन कौन, यूएसए, राइवल है, राइट, और यूएसए के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन, जापान एंड साउथ कोरिया, दोनों कैपिटलिस्ट नेशंस। तो अगर जापान एंड साउथ कोरिया को परेशान करना हो तो भाई इस लोकेशन से हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी एनर्जी सप्लाई 85% प्लस यहां से जा रही है, प्लस ग्लोबल ट्रेड का 1/3 यहां से जा रहा है। तो चाइना एक्चुअली समझ लीजिए कि उसने दुनिया की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बिना, हमें खुश करे बिना आप यहां से ट्रेवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा है। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम भी हाँ ये एक ग्लोबल वॉर का या वर्ल्ड वॉर का थिएटर बन सकती है, क्योंकि चाइना इज रैपिडली इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर ना, ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन कन्फ्रंटेशन, यानी कि चाइना डायरेक्ट फुल फ्लैज कॉन्फ्लिक्ट इस समय नहीं करना चाहता, लेकिन चाइना फेज्ड मैनर में अपने क्लेम को एक्सटेंड कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। उसको हम कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, दैट चाइना इज डूइंग। लेकिन देखा जाना है आगे जाकर कि कौन सा वो पॉइंट होगा जब चीज़ें एक्चुअली वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होंगी। नाउ म्यांमार, अब म्यांमार में तो इस समय ऐसा है जैसे मैं कहता हूँ मिलिट्री गवर्नमेंट है वहाँ पर। क्या लगता है मिलिट्री गवर्नमेंट कितना एरिया कंट्रोल करते होगी? शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 80% तो इनके पास होगा ही होगा, जब मिलिट्री है वहाँ पर, मिलिट्री का कंट्रोल है, बाकी छोटे छोटे हाँ कुछ रेबल ग्रुप्स होंगे। डेटा देखिए 21% ऑफ म्यांमार, देख रहे हो, जुंटा जो है इनकी मिलिट्री गवर्नमेंट केवल 21% एरिया है जो पूरी तरीके से जुंटा कह सकती है पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। 42% ऐसा एरिया है म्यांमार का जिसमें अलग अलग जो इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो चला रहे हैं, और बाकी एरिया ऐसा है जुंटा और ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में संघर्ष में है। तो कुछ हालात ठीक नहीं है म्यांमार के। अब आप कहोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां से फिर रिफ्यूजी इशू क्रिएट होगा ना। अब म्यांमार का जो चिन वाला एरिया, देखिए चिन, यहां से एंट्री करते हैं किस तरफ? इंडियन नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में अगर रिफ्यूजीज एंट्री करेंगे और बांग्लादेश में एंट्री करेंगे, थाईलैंड में एंट्री करेंगे, और क्योंकि वो अपनी जिंदगी बचाकर यहां पर जा रहे हैं और यहां पर ऑलरेडी इंसर्जेंट का प्रभाव रहा है और अभी भी है, देयर आर एरियाज, तो वो इनके साथ मिलकर आपको नहीं लगता कि फर्दर इंसर्जेंसी को एस्केलेट कर देंगे? प्रॉब्लम होगा। तो ये एक इशू है यहां पर जो हाईलाइट होना चाहिए। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में 3 मेजर प्रॉब्लम, मतलब 3 मेजर यू कैन से पिलर्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर। इजराइल, शिया और सुन्नी। सुन्नी वर्ल्ड का लीडर सऊदी का अलाइनमेंट है कि भाई उसको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। ईरान का अलाइनमेंट है कि उसको शिया वर्ल्ड का तो लीडर वो है प्लस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। उसका मानना है सऊदी अरब में मक्का एंड मदीने का होने का मतलब ये नहीं है, चाहे मुस्लिम धर्म की मोस्ट पायस लोकेशंस यहां पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं, क्योंकि आप क्लोजली
काम करते हैं यूएसए के साथ। यूएसए को आपने मिडिल ईस्ट में एक्सेस दे रखा है अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, अपनी इस्लामिक वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके। और ईरान 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से मानता है कि जो यूएसए है वो शैतान है, सैटन, ग्रेट सैटन, और स्मॉल सैटन इज इजराइल। तो यानी कि इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट। फिर भाई इजराइल बीच में पिक्चर में है, एंड इजराइल यू नो was created by the support of Britishers and other Western nations. Balfour Declaration, World War I. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण ये भी है, ये जो आप नेशन की बाउंड्रीज देख रहे हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय whom? किसने क्रिएट किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, साइकस पाइकट एग्रीमेंट 1917, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और इस तरीके से नेशंस को बनाया गया है कि यहां पर भी आइडेंटिटीज जो है वो डिवाइडेड है। जैसे कुर्दिश लोग इराक में भी मिलेंगे आपको, सीरिया में भी मिलेंगे, टर्की में मिलेंगे, जो अपने नेशन की डिमांड कर रहे थे, जिनसे कहा भी गया था हाँ तुम्हारा नेशन बनाएंगे, फिर नहीं बनाया गया, फिर डिवाइडेड हैं दीज पीपल। और यहां पर भी आप सीरिया की इंस्टेबिलिटी में, टर्की के क्राइसिस में, इराक के क्राइसिस में, हर जगह आप कुर्दिश पॉपुलेशन की फाइट देखेंगे फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, ओन नेशन। तो ये भी एक एंगल है कि नहीं? तो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एंड देन दिस कुर्दिश आइडेंटिटी। वॉर इन एशिया, थ्रेट टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी अब कैसे होगा? अब जरा कुछ फैक्ट्स देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है, आंखें खोलने वाले हैं। अगर एशिया डिक्लाइन होता है तो मुझे बताओ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे भले यूएसए कहे कि वी आर मेजर टेक्नोलॉजी पावर, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आर&डी में आपने कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग तो एशिया में हो रही है, राइट? यूरोप, आपकी जो सप्लाई चेन है, आपके जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं आपकी इंडस्ट्रीज के, इवन आपकी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो एशिया से हो रही हैं। तो भले ही आप स्टेबल रीजन है यूएसए, यूरोप, लेकिन आपकी फ्यूचर की स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए एशिया का स्टेबल रहना जरूरी है, राइट? दैट्स द रीजन। अच्छा, दूसरा, अगर मैं एशिया के टोटल इंटरमीडिएट ट्रेड की बात करूं, या हम कहें इंट्रा एशिया ट्रेड की बात करूं, तो क्या गजब का डेटा है। आप ये देखिए कि उसमें जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड कितना परसेंट है। देखिए, पार्ट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर गुड्स अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ रीजनल ट्रेड। यानी कि टोटल ट्रेड एशिया के नेशंस आपस में जो करते हैं, एशिया मतलब मैं कंप्लीट एशिया की बात कर रहा हूं, उसका 2/3 ट्रेड हो रहा है इनपुट गुड्स में। यानी कि ऐसे गुड्स जो कि दूसरी इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड बनाने के काम आते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि भाई साहब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का मेजर पिलर है एशिया, है कि नहीं? दूसरा, वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं चाइना। तो अगर ये आपस में टकराएंगी तो अल्टीमेटली चाइना जो कहता है कि वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। प्लस अगर ये दोनों पावर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी तो इंडिया को सपोर्ट करने यूएसए आएगा। साउथ चाइना सी को अगर एक कन्फ्रंटेशन का जोन बनाया गया तो नुकसान क्या आपको इंडिया चाइना का लग रहा है? नहीं, नुकसान तो सबका होगा। जब बताया आपको ग्लोबल ट्रेड का 1/3 जो है इसी रीजन से होकर जा रहा है। अब इंडिया लगभग 6.6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 9.3% के हिसाब से। तो इंडिया अमंग द लार्जेस्ट है व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई। तो जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब की हेल्थ सर्विसेज का क्या होगा, उसकी मेडिकल सप्लाई का क्या होगा? तो वो पूरी की पूरी मार्केट डिक्लाइन में आ जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, चाइना का हार्डवेयर और इंडिया का जो सॉफ्टवेयर प्रोनेस है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रखती हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो भी नुकसान है। तो ये वाले एंगल भी यहां पर आ जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर, राइट? और रिसेंटली मिस्टर ट्रंप का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान, चाइना, दे आर एक्चुअली हैविंग अंडरग्राउंड टेस्ट्स ऑफ अदर नेचर, जिसका बाहर जो है माइनर वाइब्रेशन पता लगती है, वैसे आपको वाइब्रेशन पता नहीं लगती। दे आर वर्किंग ऑन सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर डिवाइसेस, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन उठने लगा कि भाई इंडिया, आपको अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको भी नए न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अच्छा, वैसे इस टॉपिक पर स्पेसिफिकली, इस एंगल पर अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। आई विल डू दैट एनालिसिस टुमारो, क्योंकि वो अलग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खैर, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और न्यूक्लियर अटैक होता है तो ऐसे में मेजर क्रॉप फेलियर्स, मतलब उसको कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, तो आने वाले टाइम पे रेडिएशन का इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, ये भी है। और चाइना पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का एंगल भी रहेगा। और
अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो रहा है तो चाइना भी उससे फिर बाहर नहीं रहेगा, मतलब इंडिया को काउंटर फिर चाइना पर भी अटैक करना पड़ेगा, जिसका फर्दर इंपैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर होगा। तो ये भी यहां पर एंगल है। अच्छा, जैसे यूएसए ने क्या करा, ताइवान वाले क्योंकि ताइवान पर कहा ना कि ताइवान तो इंटीग्रेट हो गई, तो यूएस जो है अब अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर चिप्स एक्ट लेकर आए थे वो, कि अपनी कंपनीज को पुश करेंगे, आर&डी में तो कर ही रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी पुश करेंगे। तो अगर वो 200+% का भी इंक्रीज कर लेना मैन्युफैक्चरिंग में, तब भी ताइवान को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ताइवान तब भी क्रिटिकल माना जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चलेंगे कैसे, बनेंगे कैसे, ये गाड़ियां कैसे आएंगी, जब इन सब के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान से सप्लाई होते हैं, और ताइवान अंडर थ्रेट या ताइवान अंदर सीज हो गया। सोचो, जैसे चाइना इससे पहले भी नेवल एक्सरसाइज करता रहा है नदर्न और ईस्टर्न और सदर्न पर, कि बता रहा है ताइवान को कि आपको तो हम लॉक कर सकते हैं, तो उसके लॉक करने से दुनिया लॉक हो सकती है। पॉइंट ये है, स्पेशली द सप्लाई चेन। नाउ कमिंग बैक टू दिस, साउथ चाइना सी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, कोरिया, अगेन मैंने बताया साउथ कोरिया, सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट आपको बताया, राइट? यस। नाउ प्रिवेंट कैसे करना है, ये सारी कहानी तो बता दी थी हमने। देखिए, जब हमने कहा कि यूरोपियन यूनियन की अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, क्या एशिया की अपनी आइडेंटिटी हो सकती है? अब देखो, कॉमन आइडेंटिटी फोर्ज करने में तो समय लगेगा, पता नहीं है कितना लगेगा, क्योंकि इस रीजन के अपने डेवलपमेंट्स, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, वो भी काफी हद तक चीजों को तय करते हैं। ठीक है, एशियन यूनिटी, एशियन आइडेंटिटी की बात करें आप, आसियान जैसी आइडेंटिटी साउथ एशिया में पहले बनाकर दिखाओ, वेस्ट एशिया में बनाकर दिखाओ, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी तो, है ना? तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, हाँ, तो ये एक बड़ा पोटेंशियल होता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को डिक्रीज कर दिया जा सके। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम इंडिया और जापान रिलेशंस में पढ़ते हैं कि यार इंडिया जापान ना काउंटर बैलेंस कर रहे हैं चाइना को। देखो, अगर कभी भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, जापान इंडिया के साथ देगा, है ना? नेचुरल एलाय हैं जी, देखो इंडिया जापान। ये उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने एक बुक लिखी थी, टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, उसमें वो कहते हैं कि देखो जापान और इंडिया नेचुरल एलाय हैं। लेकिन मेरा सवाल इतना सा है, आप भी खुद सोचिएगा इस बात को, इंडिया और जापान का जो एनुअल ट्रेड है ना, वो लगभग $25 बिलियन है, $25 बिलियन टोटल ट्रेड। जापान और चाइना का जो ट्रेड है ना, दैट इज मोर देन $300 बिलियन एनुअली। तो सोचो, अगर चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में आए, क्या जापान, हालांकि जापान सेल्फ डिफेंस पर फोकस करता रहा है, अभी वो फोकस कर रहा है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का भी, लेकिन क्या जापान एक्चुअली, आपको लग रहा है कि इंडिया के साथ स्टैंड लेगा वाकई इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू काउंटर बैलेंस चाइना? आंसर इज नो, लगता नहीं भाई। $300 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ, हमारे साथ तो मात्र $25 बिलियन का है, और सबसे पहले तो इकोनॉमी है कि नहीं? तो इससे एक बात तो पता लगती है कि हाँ यार, भले जापान और चाइना की राइवलरी है, लेकिन ये जो क्वांटम ऑफ ट्रेड है, ये कारण बन जाता है स्टेबिलिटी का। तो हाँ, एक सॉल्यूशन है कि एशिया को जो अपना इंट्रा रीजनल ट्रेड है, इसको बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग कंट्रीज होती हैं वो कम चांसेस होता है वॉर पे जाने के। जा तो सकती हैं, जैसे रशिया यूरोप में ट्रेड था, राइट, लेकिन फिर भी देखो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, सैंक्शन चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण दूसरा भी है, यूएसए का पुश फैक्टर भी है ना, उसको फायदा है। रशिया अगर थ्रेट की तरह दिखता रहे यूरोप पर, जिससे एक यूएस अम्ब्रेला जो है स्ट्रांग हो जाता है, नेटो ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, वो भी एंगल है वहां पर। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये एक सोल्यूशन है। प्लस जो इंस्टीट्यूशंस हैं एशिया के, उनको स्ट्रांग करना होगा, जैसे कि आसियान ने करके भी दिखाया है काफी तक। जैसे अभी मैंने बताया, कंबोडिया थाईलैंड के बीच में एग्रीमेंट, एससीओ सेंट्रल एशिया के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में पैन एशिया इंस्टीट्यूशंस, उन पर भी काम करना चाहिए, जिससे सोल्यूशन निकल कर आए, जैसे कि आसियान का अभी आपको बताया। प्लस कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन कोड्स, जैसे साउथ चाइना सी के लिए दे शुड बी डेडिकेटेड कोड्स, मतलब कि भाई पेट्रोलिंग के क्या रूल्स हैं, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन के क्या रूल हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म हो जिस पर रेगुलरली काम होता रहे। डायलॉग शुड नॉट स्टॉप इन दिस रीजन। डायलॉग को मत रोको, जिससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलता रहे, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे। प्लस पैन एशिया लेवल पर देयर शुड बी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सेंटर। कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये जो सेंटर एक्टिवेट हो जाए दोनों पार्टीज के साथ एंगेज करने के लिए। यहां पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं एशिया के, वो भी यहां पर एंगेज करें, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, कॉम्प्रहेंसिवली हमारा कोई प्लान होगा इस रीजन में पीस लाने का।
तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू, इस एनालिसिस के थ्रू काफी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर सब कुछ है यहां तक क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपकी जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कैन एशिया इमर्ज एज अ जोन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी लाइक ईयू? एग्जामिन। और जब भी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन करे तो ऐसा नहीं कि जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको सिखाए आप डायरेक्टली उन्हीं को पेस्ट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सोचो। एग्जामिन बोला है, ठीक है। लाइक ईयू हमने टॉपिक की स्टार्ट ही की थी कि हाँ देखो यूरोपियन यूनियन कैसे बना, है ना, उसका एंगल दिया था। लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कहे कि लाइक ईयू बनना जरूरी नहीं है। एशिया यूनिक है, यूरोप अलग है, और हर एक रीजन की पॉलिटिकल इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस कैसे होंगे वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो लास्ट में एक एंगल ये वाला ध्यान रखना। वैसे जो सॉल्यूशंस बताएं उन सॉल्यूशंस को आप यूज कर सकते हैं, रीजंस को आप यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।